हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सब्जेक्ट हम रिवाइज कर रहे थे। आज हम इसका पार्ट नंबर 14 डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करने वाले हैं लेज़र के बारे में। तो लेज़र क्या होता है? देखो, आप लोगों ने लेज़र देखा होगा। हम क्या करते हैं, पहले जर्नल में एंट्री करते हैं। जर्नल में एंट्रीज जो होती हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, यानी डेट वाइज ऑर्डर में होती है। अब जो लेज़र में आप पोस्टिंग करते हो तो वो क्या होती है, एक पर्टिकुलर आइटम से या एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है उनको हम एक जगह पे रिकॉर्ड करते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है कि हमें उस पर्टिकुलर पर्सन का या उस पर्टिकुलर आइटम का बैलेंस पता लग जाता है। जैसे मान लो कोई आपका कस्टमर है, वो आपके पास आता है, लगातार आता है, मतलब रेगुलर कस्टमर है, तो कभी वो आपसे सामान उधार में ले जाएगा, कभी वो आपको कुछ पैसे दे जाएगा, राइट। इस तरह से वो ट्रांजैक्शन चलती रहेगी। अब मान लो एक पर्टिकुलर दिन ये पर्सन आके आपके पास खड़ा हो जाता है और पूछता है भाई मेरा बैलेंस कितना है। तो क्या आप 1 तारीख से लेके सारी जर्नल एंट्रीज देखोगे, पिछले कितने महीनों की जर्नल एंट्रीज देखोगे? तो इस तरह से तो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, इसलिए हम लेज़र प्रिपेयर करते हैं, यानी उस पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है उस सारे को हम एक ही जगह पे रिकॉर्ड कर देते हैं और उस जगह को हम उस पर्सन का अकाउंट बोलेंगे या लेज़र अकाउंट बोलेंगे। ठीक है, यानी आप अकाउंट कह लो या लेज़र अकाउंट कह लो, एक ही बात है। तो उसके अकाउंट में हम लोग उसको रिकॉर्ड कर देंगे सारी ट्रांजैक्शन को, ताकि हमें उस पर्टिकुलर पर्सन का बैलेंस पता लग जाए। ठीक है, अब देखो लेज़र क्या होता है। लेज़र एक ऐसी बुक है जिसके अंदर क्लासिफाइड रिकॉर्ड होता है। क्लासिफाइड रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? देखो, जर्नल के अंदर जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होता है, यानी डेट वाइज रिकॉर्ड होता है। तो पहला जब जैसे हमने जब शुरू में अकाउंटिंग की डेफिनेशन की थी तो हमने किया था रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। तो रिकॉर्डिंग का मतलब है जर्नल प्रिपेयर करना, क्लासीफाई करने का मतलब है लेज़र प्रिपेयर करना। क्लासीफाई कर रहे हैं हम ट्रांजैक्शन को, किस अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर रहे हैं? क्लासीफाई का मतलब कैटेगराइज करना। तो हम कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं? जर्नल के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उनको, पर्टिकुलर आइटम की ट्रांजैक्शन को या पर्टिकुलर पर्सन की जो ट्रांजैक्शन है उनको हम अलग कर रहे हैं। तो पर्सन वाइज या आइटम वाइज हम ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लासीफाइड रिकॉर्ड ही लेज़र के अंदर लिखा जाता है। जितनी भी ट्रांजैक्शन आपकी हुई है, जो भी जर्नल में हुई है, जर्नल में आपने जितने भी अकाउंट्स खोले हैं, डेबिट किया है, क्रेडिट किया है, वो सारों के फिर आपके अकाउंट्स बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अकाउंट्स को देखो, लेज़र हम प्रिपेयर किस लिए करते हैं? ताकि एक पर्टिकुलर अकाउंट का हमें बैलेंस पता लग सके, उसकी पोजीशन पता लग सके। अब लेज़र को, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, वैसे प्रिंसिपल बुक या बुक ऑफ फाइनल एंट्री बोलते हैं। जैसे जर्नल को हम क्या बोलते हैं? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। या सब्सिडियरी बुक को भी हम क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि ओरिजिनली आपकी एंट्रीज जो है वो वहाँ रिकॉर्ड होती है, सबसे पहले जर्नल में ही रिकॉर्ड होती है। अब ये है प्रिंसिपल बुक। प्रिंसिपल बुक या बुक ऑफ फाइनल एंट्री, कि जर्नल में एंट्री करने के बाद जो आपकी फाइनली पोस्टिंग होगी वो कहाँ पे होगी? लेज़र के अंदर होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको बुक ऑफ फाइनल एंट्री बोलते हैं या प्रिंसिपल बुक बोलते हैं। अब देखो, लेज़र आप जब मेंटेन करते हो तो हो सकता है आप रजिस्टर में मेंटेन करो, हो सकता है आप पंच शीट ले लो, मतलब अलग अलग कार्ड्स बना के और उनको मतलब बाइंड करके ऐसे भी बना सकते हो आप लेज़र। तो ये कोई खास पॉइंट नहीं है, जस्ट ये कि लेज़र आप बनाते हो तो हो सकता है आप रजिस्टर में बना रहे हो सकता है आप अलग अलग शीटें ले लो और उसके बाद यहाँ पे पंच करके और वो धागा डाल के टैग नहीं करते उसको, उस तरीके से भी आप बना सकते हो। ठीक है, अब देखो, जब आप जर्नल या सब्सिडियरी बुक से लेज़र में ट्रांसफ़र करते हो ना एंट्रीज़ को, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोस्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जर्नलाइजिंग बोलते हैं या रिकॉर्डिंग हम बोलते हैं जब हम जर्नल के अंदर एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, यानी जर्नल में जब आप एंट्री डालते हो तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग या जर्नलाइजिंग। पोस्टिंग हम किसको बोलते हैं? जब जर्नल से ट्रांजैक्शन हम पोस्ट करते हैं लेज़र के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं पोस्टिंग। फाइन, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात आती है, देखो, जर्नल और लेज़र के बीच में डिफरेंस क्या होता है? तो पहला डिफरेंस तो यही है कि जर्नल में ओरिजिनल एंट्री होती है और लेज़र को हम क्या बोलते हैं? बुक ऑफ फाइनल एंट्री बोलते हैं, क्योंकि फाइनली आपकी एंट्री यहाँ पे होगी। उसके बाद देखो, जर्नल जो है वो क्रोनोलॉजिकल बनाया जाता है, डेट वाइज बनाया जाता है। लेज़र जो है वो एक क्लासिफाइड रिकॉर्ड होगा, यानी कैटेगरी वाइज हम रिकॉर्ड करते हैं, यानी आइटम वाइज या पर्सन वाइज ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड होंगी। देन देखो,
जब हम जर्नल बनाते हैं तो हम ट्रांजैक्शन की डिटेल लिखते हैं। जैसे आपने जर्नल एंट्री के नीचे हम लिखते हैं ना, सोल्ड गुड्स टू हरी वर्थ ₹20,000, इस तरह की एक लिखते हैं हम एक्सप्लेनेशन, जिसको हम नरेशन बोलते हैं। हमने पढ़ा था इसके बारे में, ठीक है। लेकिन जर्नल के टाइम पे हम नरेशन लिखते हैं, लेज़र के टाइम पे हम नरेशन नहीं लिखते हैं। तो लेज़र के अंदर ट्रांजैक्शन की डिटेल्स नहीं लिखी जाती है, वो जर्नल में लिखी जाती है, ठीक है। देन देखो, ऑथेंटिसिटी एंड रिलायबिलिटी की बात करें तो जर्नल ज़्यादा ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक का मतलब ज़्यादा सही होना, जिसको आप बोल सकते हो। क्यों ज़्यादा ऑथेंटिक क्यों? क्योंकि देखो, आपने ट्रांजैक्शन शुरू में जर्नल में रिकॉर्ड की है, यानी वो बेस ट्रांजैक्शन है, उसके बेस पे आपने पोस्टिंग की है, तो ज़्यादा पहला रिकॉर्ड ज़्यादा वेरीफाइएबल होगा ना। जैसे मान लो किसी पर्सन ने एग्ज़ाम लिखा, उसका कॉपी करके किसी और पर्सन ने लिखा है, तो पहले वाले का ज़्यादा ऑथेंटिक है ना। तो यही है कि जर्नल जो है वो ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं, ज़्यादा रिलायबल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमने बेस से, सोर्स डॉक्यूमेंट से हमने एंट्रीज यहाँ पे की है। अब लेज़र तो इसके ऊपर बेस्ड है ना, अगर जर्नल गलत है तो फिर लेज़र भी गलत होगा। तो लेज़र के गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि लेज़र में हो सकता है आपने जर्नल से पोस्टिंग करते टाइम गलत कर दिया हो, ठीक है। तो जर्नल जो है वो ज़्यादा ऑथेंटिक और रिलायबल होता है, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में आपके पास आ सकता है, ठीक है। देन देखो, जर्नल जब हम बनाते हैं तो हम लेज़र फोलियो लिखते हैं, लेज़र जब हम बनाते हैं तो हम जर्नल फोलियो लिखते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप जर्नल एंट्री कर रहे हो, मान लो आपने एंट्री की एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आपने एक्स को कैश दिया, तो आप यहाँ पे है ना, जब जर्नल एंट्री बनाओगे तो इधर एक कॉलम बनाते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं लेज़र फोलियो। लेज़र फोलियो का मतलब है कि एक्स के अकाउंट में ये ट्रांजेक्शन गई, तो एक्स का अकाउंट आपने किस पेज नंबर पे रिकॉर्ड किया है। जस्ट सपोज आपने 10 नंबर पेज पे रिकॉर्ड किया, तो यहाँ आप 10 नंबर दिखाओगे। इसी तरह से कैश का आप अकाउंट किस पेज नंबर पे गया है लेज़र के अंदर, वो आप यहाँ पे दिखाओगे, ठीक है। जब आप लेज़र बनाते हो ना, अभी हम लेज़र का फॉर्मेट आगे देखेंगे, तो उसमें हम जर्नल फोलियो लिखते हैं। जर्नल फोलियो का मतलब है कि ये ट्रांजेक्शन जो आपने लेज़र में लिखी है वो जर्नल के किस पेज नंबर से आई है, ताकि आप उसको वेरीफाई कर सको, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। जर्नल बनाते टाइम हम लेज़र फोलियो लिखते हैं, लेज़र बनाते टाइम हम जर्नल फोलियो लिखते हैं, फाइन। फिर देखो, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कैश बुक जो है वो जर्नल भी है और लेज़र भी है। ये मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप कैश बुक बना रहे हो तो आपको कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये जर्नल और लेज़र दोनों का काम करती है। इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? जर्नलाइज्ड लेज़र का नाम देते हैं, ठीक है। अब देखो, लेज़र का फॉर्मेट क्या होता है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे हम अकाउंट का नाम लिखते हैं। जैसे मान लो आप मशीनरी अकाउंट बना रहे हो, तो यहाँ पे आप मशीनरी अकाउंट लिखोगे, इधर आप डेबिट लिखते हो, इधर आप क्रेडिट लिखते हो, और इसको हम टी शेप का अकाउंट बोलते हैं, क्योंकि ये देखो इस तरह से ये टी शेप बन गई यहाँ से, ठीक है। एक पार्ट इधर है, एक पार्ट इधर है, तो इसको टी शेप अकाउंट हम बोलते हैं। तो डेबिट साइड में देखो, सबसे पहले हम डेट लिखेंगे कि किस डेट को वो ट्रांजेक्शन हुई है। देन हम पर्टिकुलर्स लिखेंगे। अभी मैं बताती हूँ पर्टिकुलर्स में हम क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। फिर देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था जर्नल फोलियो लिखते हैं। इसका मतलब है कि जो हम ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं वो जर्नल में किस पेज नंबर पे रिकॉर्ड की गई है, ठीक है। देन हम अमाउंट लिखेंगे। इसी तरह से क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और क्रेडिट की जो अमाउंट है वो लिखेंगे। अब देखो, एंट्री किस तरह से होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। मान लो आपने मशीनरी मशीनरी आपने परचेज़ की है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा, और मान लो आपने कैश में परचेज़ की है तो टू कैश होगा, ठीक है। अब देखो, मशीनरी अकाउंट को आपने डेबिट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप मशीनरी अकाउंट बना रहे हो तो आप डेबिट साइड ही एंट्री करोगे। यहाँ पे आप लिखोगे टू कैश, ठीक है। यहाँ पे आप टू कैश लिखोगे, क्योंकि मशीनरी अकाउंट डेबिट हुआ है तो क्रेडिट कौन सा हुआ है? टू कैश, यानी कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है। यहाँ पे आप अमाउंट लिख दोगे। अब जो डेट यहाँ पे है वो डेट यहाँ पे लिख दोगे। अब मान लो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया इसके ऊपर, तो एंट्री क्या बनी होगी आपकी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, राइट, ये एंट्री बनी होगी। अब देखो, ये मशीनरी अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। क्रेडिट हुआ है तो यानी इसकी एंट्री कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड में, इस साइड आएगी, ठीक है। अब इस साइड कैसे आएगी? तो देखो, डेबिट क्या हुआ है यहाँ पे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है ना, तो यहाँ पे आप एंट्री करोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फाइन। इस चीज़ को समझ गए आप? यानी अगर मशीनरी अकाउंट डेबिट हुआ है तो एंट्री इस साइड आएगी, क्रेडिट हुआ है तो एंट्री इस साइड आएगी। यहाँ पे जो हम करते हैं वो टू करके एंट्री पास करते हैं, और यहाँ पे जो करते हैं हम वो बाय करके एंट्री पास करते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से मान लो आपके पास ये दिया हो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट,
और 2x भी दिया हो, मान लो आपने x से परचेज़ की है, कुछ अमाउंट उसको कैश में दे दी, कुछ आपकी अभी भी बाकी है। तो मान लो मशीनरी अकाउंट डेबिट हुआ 10,000 से, 5,000 आपने कैश दे दिया और 5,000 एक्स के बाकी हैं। तो अब इसकी एंट्री कैसे करोगे? अब देखो मशीनरी अकाउंट आपका 10,000 से डेबिट हुआ है, कैश से कितना हुआ है 5,000 और एक्स से कितना हुआ है 5,000। तो यहाँ पे आप एंट्री करोगे ना तो 2 कैश लोगे और 2 एक्स लोगे, ठीक है, और 5-5 हज़ार की अमाउंट आप डाल दोगे। फाइन, ये चीज़ समझ गए। आई होप लेज़र बनाना आप लोगों को आता है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा डिटेल में इंक्लूड नहीं किया। फिर आप क्या करोगे, दोनों साइड का बैलेंस कर लेते हो। जैसे मान लो हमने यहाँ पे टोटल किया, यहाँ हमारा आया 20 और यहाँ पे हमारा टोटल आया 5, ठीक है, इसका मैंने टोटल किया 20 आया, इसका 5 आया। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगी, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है, इसको बैलेंस को हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे आगे के लिए। तो 15 जो बैलेंस बचा वो दोनों का टोटल हो गया 20। और फिर जब हम नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट जो भी पीरियड हम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बैलेंस ब्रोट डाउन हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15, ठीक है, जो ये वाला है ये यहाँ आ जाएगा। ओके, अब देखो अब लेज़र के बारे में कुछ और चीज़ें हैं। जब हम बैलेंसिंग वगैरह करते हैं तो कैसे करते हैं, देखो पर्सनल अकाउंट मैंने आपको पढ़ाया है। पर्सनल अकाउंट जैसे डेटर्स का अकाउंट है, क्रेडिटर्स का अकाउंट है, किसी पर्सन का अकाउंट है, वो सारे क्या है, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट जनरली आपको क्या बताते हैं कि कोई पर्सन हमसे पैसा मांगता है या हम उससे मांगते हैं और कितना मांगते हैं, इन जनरल ये चीज़ होती है। जैसे मान लो एक्स का अकाउंट आपने बनाया, तो एक्स का अकाउंट बनाने के बाद आपको पता क्या लगेगा कि एक्स का बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है, यानी वो हमसे पैसा मांगता है या हम उससे पैसा मांगते हैं। जो रियल अकाउंट होते हैं वो देखो हमेशा डेबिट बैलेंस दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि रियल अकाउंट में आपकी सारी की सारी एसेट्स आती है। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या कोई ऐसी एसेट है जो नेगेटिव बैलेंस दिखा सकती है, क्रेडिट बैलेंस दिखा सकती है? बिल्कुल दिखा सकती है। बैंक एक ऐसी एसेट है जो कि क्रेडिट बैलेंस दिखा सकती है, मैंने आपको बताया था बैंक ओवरड्राफ्ट के केस में। लेकिन बैंक एसेट तो है बट बैंक रियल अकाउंट नहीं है। बैंक कौन सा अकाउंट है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, राइट। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोई भी एसेट का क्रेडिट बैलेंस नहीं होता है तो ये तो गलत है। एसेट का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। कौन सी एसेट का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है? बैंक का, क्योंकि बैंक एक एसेट है। बट अगर आपसे ये पूछे जाए कि रियल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है तो नहीं हो सकता, क्योंकि रियल अकाउंट नहीं है आपका बैंक। समझ गए? इस चीज़ को मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। बैंक जो है इसका क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, यानी अगर आपको ये स्टेटमेंट आ जाए कि हर एसेट का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होगा, एसेट का इन जनरल डेबिट बैलेंस होता है, ये स्टेटमेंट ठीक है। बट हमेशा डेबिट ही होगा, कभी क्रेडिट नहीं होगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि बैंक एक एसेट है और इसका बैलेंस क्रेडिट हो सकता है। बट अगर आपसे कोई ये कहे कि रियल अकाउंट का क्या हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि बैंक आपकी एसेट तो है बट रियल अकाउंट नहीं है। बैंक आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। तो जो रियल अकाउंट होते हैं उसमें जनरली एसेट आती है, बट कौन सी एसेट नहीं आती है? तो बैंक इसके अंदर आपका नहीं आता है। इसी तरह से डेटर्स भी आपके इसके अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। डेटर्स भी क्या है? पर्सनल अकाउंट है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। फाइन। देन देखो जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं जो कि एक्सपेंडिचर और इनकम से रिलेटेड होते हैं, इनको हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप बनाते हो तो उसमें आप क्या करते हो, एक साइड आप खर्चे दिखाते हो, एक साइड आप इनकम दिखाते हो, तो वो सारे जो नॉमिनल अकाउंट्स के बैलेंस है वो यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। देन देखो जो भी गुड से रिलेटेड अकाउंट्स है, जैसे परचेजेस अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये अकाउंट का भी हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं? डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अभी हमने ट्रेडिंग अकाउंट किया नहीं है, आने वाले लेक्चर में हम ट्रेडिंग अकाउंट करेंगे, तो उसमें आप देखोगे इस तरह से एंट्री होती है, 2 परचेजेस, ठीक है, और 2 कैरियर्स इनवर्ड और बाय सेल्स, ऐसे करके एंट्री होती है। ये मैं अभी आपको ट्रेडिंग अकाउंट करेंगे हम तब कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है लेज़र के बारे में। इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन कई बार आया है, रियल अकाउंट जो है वो हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, इस पर बार बार क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतनी इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद हम ट्रायल बैलेंस का टॉपिक जो है वो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।